गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर राजकुमार बैरवा, सहायक आचार्य राजनीति शास्त्र, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय महाविद्यालय दौसा। हमने पूर्व के वीडियो में शीत युद्ध के बारे में आपको बताया था कि शीत युद्ध क्या होता है, शीत युद्ध के उत्पन्न होने के क्या कारण थे, शीत युद्ध के कौन कौन से चरण थे और शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, शीत युद्ध का किस प्रकार से विस्तार और प्रभाव होता है। इस सब चीज़ों को लेकर हमने आपसे पूर्व में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए हम आपसे चर्चा करेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो अशांति का जो माहौल था, जो लोगों में भय और वातावरण का जो वातावरण था, उसमें धीरे धीरे शिथिलता आने लगी और इसका शिथिलता का, जिसको विद्वानों ने दितांत कहा है। दितांत फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तनाव में शीतलता, अर्थात रिलैक्सेशन ऑफ टेंशंस। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो परिप्रेक्ष्य में अगर हम दितांत की परिभाषा देखें तो जो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो तनाव था, उस तनाव के अंदर कमी आई। उनमें सोवियत संघ और अमेरिका के अंदर दिन प्रतिदिन मित्रता बढ़ी, सहयोग बढ़ा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावनाएं उन दोनों महाशक्तियों में उत्पन्न हुई। दितांत दो राज्यों के तनावपूर्ण संबंधों की समाप्ति है। डॉक्टर हेनरी किसिंजर ने कहा है कि दितांत को पारस्परिक परमाणु भय के रूप में अभिव्यक्त किया है। उनकी धारणा है कि अणु युग में सैनिक शक्ति और राजनीतिक दृष्टि से व्यवहारिक शक्ति में जो असंगति है वह दितांत है। जॉर्ज एराबोट टाउन ने मानते हैं कि दितांत अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों की नई वास्तविकताओं से समझौता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो अधुनातन परिप्रेक्ष्य में जो दितांत का परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार अमेरिका तथा सोवियत संघ के मध्य शीत युद्ध के बजाय सामंजस्यपूर्ण संबंधों को दितांत कहते हैं। दूसरा, अमेरिका तथा सोवियत संघ के मध्य मतभेद के बजाय शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के संबंध को दितांत कहा जा गया है। तीसरा, दितांत का यह अर्थ कदापि नहीं है कि दोनों महाशक्तियों के मतभेद पूर्णतः समाप्त हो गए हैं या उनमें वैचारिक मतभेद नहीं पाए जाते हैं या उनमें कोई राजनीतिक, आर्थिक व सैनिक प्रतियोगिता नहीं है। दितांत की विशेषता यह है कि सैद्धांतिक मतभेद एवं प्रतियोगिता के बावजूद ये महाशक्तियों में आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग में बाधा प्रस्तुत नहीं होने देता है। वस्तुतः दितांत का अर्थ शीत युद्ध की समाप्ति नहीं है। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि महाशक्तियां अपना वर्चस्व अथवा सर्वोपरिता बनाए रखने में अभिरुचि नहीं रखती। दितांत का सीधा साधा अर्थ यह है कि महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ ने न्यूनाधिक रूप से आपसी जो प्रतिस्पर्धा के मापदंड थे उनमें आंशिक रूप से संहिताबद्ध करने का प्रयत्न किया है। अब जो दितांत है, दितांत के जो क्या कारण है अथवा दितांत आचरण के जो निर्धारक तत्व कौन कौन से जिनकी वजह से दितांत आया, तो अमेरिका और जो सोवियत संघ के संबंधों में ये बुनियादी परिवर्तन क्यों आया कि वे शीत युद्ध से तनाव
शैथिल्य के मार्ग की ओर उन्मुख क्यों हुए? ऐसे क्या कारण थे? ऐसे कौन से तत्व थे जिसे दोनों महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध में परिवर्तन आते हुए तनाव शैथिल्यता की ओर वो उन्मुख हुए? जिसके बहुत सारे कारण हैं, जिनमें सबसे पहला जो कारण है वो है कि द्वितांत संबंध पारस्परिक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते हैं। डॉक्टर एम.एस. राजन के शब्दों में कि शीत युद्ध के संघर्षपूर्ण मार्ग से द्वितांत के सपाट रास्ते पर चलने का कारण महाशक्तियों के पारस्परिक हितों में ढूंढा जा सकता है कि दोनों महाशक्तियों के जो पारस्परिक हित थे वो हितों की वजह से भी द्वितांत को बढ़ावा मिला। दोनों जो महाशक्तियों के नेता थे, वो जो अभिजन वर्ग था, उसकी ये सोच थी कि अस्त्र शस्त्रों पर जो धन खर्च किया जा रहा है उसके बजाय अपने अपने देश में जो आम आदमी है उसके भविष्य को सुखद बनाने के लिए धन खर्च किया जाना चाहिए, उसको प्राथमिकता दी गई। उन्होंने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया की बात भी उनके द्वारा की गई। दूसरा, द्वितांत का जो संबंध है वो सोवियत संघ के आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। द्वितांत का एक कारण सोवियत संघ के आर्थिक विकास की आवश्यकताएं भी थी। तकनीकी ज्ञान के अभाव में सोवियत संघ कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो पाया, इसलिए सोवियत संघ ने अपने आर्थिक विकास की आवश्यकता को महसूस करते हुए उसने अपने संबंध अमेरिका के प्रति सहअस्तित्व एवं माधुर्य की नीति अपनाने का प्रयास किया। तीसरा, अमेरिकी उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकताएं। अमेरिकी नेताओं को यह महसूस हुआ कि सोवियत संघ में कच्चे माल के विशाल भंडार हैं और अमेरिकी उद्योगों के लिए उन्हें आसान शर्तों पर प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए अमेरिका ने अपने व्यापारिक हित को साधने के लिए सोवियत संघ से अच्छे संबंध बनाने का एक तरह से प्रयास किया। चौथा, आणविक शस्त्रों के क्षेत्र में असंतुलन। आणविक शस्त्रों के क्षेत्र में असंतुलन का परिणाम था कि शीत युद्ध और इस क्षेत्र में स्थापित संतुलन ने द्वितांत संबंधों को विकसित करने में योगदान दिया। प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका आणविक शस्त्रों से संपन्न था, लेकिन बाद में सोवियत संघ ने भी परमाणु विस्फोट कर लिया, जिससे सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में सैनिक असंतुलन था वो समाप्त हो गया और दोनों संतुलन की स्थिति में आ गए। पांचवा, आणविक आतंक और आणविक युद्ध का भय। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने आणविक आयुधों का जो निर्माण कर लिया था, किंतु वे दोनों इन शस्त्रों की मारक शक्ति से चिंतित भी थे। जो न्यूट्रॉन बम थे उनसे जो सहारकता थी उनसे, और जो हाइड्रोजन बम थे उनकी जो सहारकता थी उससे दोनों महाशक्तियों में एक तरह से भय उत्पन्न हुआ और उन्होंने टकराव और परमाणु संघर्ष से बचने के लिए द्वितांत संबंधों को बढ़ावा देने की पहल की। छठा, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में बुनियादी परिवर्तन। शीतकाल में संयुक्त राज्य अमेरिका की जो नीति थी, राष्ट्रीय नीति थी और जो प्राथमिकता थी वो थी साम्यवाद का विरोध, साम्यवाद का उन्मूलन, और सोवियत संघ की सर्वोच्च प्राथमिकता थी कि साम्यवाद का कैसे विस्तार किया जाए। तो इन दोनों की प्राथमिकताओं में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा और दोनों महाशक्तियों ने अनुभव किया कि उन्हें अपने संसाधन और तकनीकी ज्ञान का प्रयोग अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए करना चाहिए। इसके लिए तनाव शैथिल्य का वातावरण अधिक उपयोगी और उत्साहवर्धक माना गया। सातवां, शीत युद्ध का तनावपूर्ण वातावरण। चूँकि शीत युद्ध एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था, ये निलंबित मृत्युदंड के समान था, इसे गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक माना गया। दोनों महाशक्तियों को ये आशंका होने लगी कि शीत युद्ध कभी भी सशस्त्र युद्ध में परिवर्तित हो सकता है और उसका गंभीर परिणाम निकल जाएंगे। आठवां, साम्यवादी गुटबंदी का ढीलापन तथा सोवियत रूस संबंधों में मतभेद। सोवियत रूस चीन संबंधों में मतभेद। सोवियत रूस संघ के प्रति अमेरिका दृष्टिकोण में भी परिवर्तन का एक कारण साम्यवादी गुटबंदी का ढीला होना भी था।
बदलते वैश्विक परिदृश्य में सोवियत रूस और चीन के संबंधों में भी दरार उत्पन्न हुई और इस दरार के उत्पन्न होने से चीन के मुकाबले में सोवियत संघ ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए पश्चिमी देशों में मुख्यतः उसके नेता अमेरिका से शांतिपूर्ण संबंध विकसित करने की बात उन्होंने सोची। 9वां, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की भूमिका। शीत युद्ध को दितांत अथवा तनाव शैथिल्य की स्थिति में लाने का श्रेय गुट निरपेक्ष आंदोलन को भी जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे और शीत युद्ध को वो समाप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तनाव जो था उसको कम करके दितांत के ऊपर उन्होंने बल दिया, तनाव शैथिल्यता पर बल दिया और दोनों गुटों को नज़दीक लाने में गुट निरपेक्ष आंदोलन ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 10वां, गुटीय विश्व राजनीति का भू केंद्रवाद में परिवर्तन। जो शीत युद्ध के अंदर दो महाशक्तियों के अंदर विश्व की शक्तियां बटी हुई थी, अब वो धीरे धीरे गुटीय विश्व से धीरे धीरे वह बहु केंद्रवाद की ओर शक्तियां बढ़ने लगी और अमेरिका के बाद में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन भी अणुशक्ति के स्वामी बन चुके थे और जापान, पश्चिमी जर्मनी, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, भारत और गुट निरपेक्ष मंच भी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के केंद्र थे। 11वां, महाशक्तियों को अपने गुटीय मित्रों से निराशा और यथार्थवादी चिंतन की प्रवृत्ति। 12वां, वियतनाम युद्ध और अमेरिकी व्यवस्था। 13वां, संयुक्त राष्ट्र संघ में तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की भूमिका और यूरोपीय जो राष्ट्र थे युद्ध की परिकल्पना से भी भयभीत थे। तो ये सब कारण थे जिनकी वजह से, ये सब तत्व थे जिनकी वजह से शीत युद्ध के जो भय और आतंक का जो वातावरण था, तो शीत युद्ध में थोड़ा सा शीतलता आती है और शीत युद्ध में शीतलता आने से दितांत को बढ़ावा मिला, तनाव शैथिल्यता को बढ़ावा मिला। इससे दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे के नज़दीक आई और जो उनकी जो प्राथमिकता जो हमने पहले बताई थी उसमें परिवर्तन हुआ। अब वो अपनी जनता के कल्याण के लिए, सर्व कल्याण के लिए दोनों ही महाशक्तियों ने प्रयास प्रारंभ किया और इन सब की वजह से तनाव शिथिलता को बढ़ावा मिलता है। अब जो महाशक्तियों का जो दितांत व्यवहार की जो प्रगति है उसको हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक तो दितांत का जो निष्क्रिय काल था वो 1953 से लगा के 1969 तक था और दूसरा जो दितांत का सक्रिय काल था वो 1970 से लगा के 1989 तक था। तो पहला हम बात करते हैं तनाव के निष्कर्षीय काल में। इतनी सब निष्कर्षीय काल में इतना वो नहीं हुआ क्योंकि इस काल में एक तो यूट्यूब विमान कांड हो गया जो 1960 में, क्यूबा संकट हुआ 1962 में। जैसी घटनाओं ने शीत युद्ध की चिंगारी में घी का देने का काम किया और क्यूबा संकट के बाद में दोनों महाशक्तियों ने ये महसूस किया कि बिना एक निर्णायक महायुद्ध के दोनों गुटों का दमन संभव नहीं है। इसलिए उन दोनों ही पक्षों को सहअस्तित्व की जो अनिवार्यता में विश्वास होने लगा। तो एक तरह से निष्क्रिय काल था और दूसरा जो दितांत का जो सक्रिय काल था 1970 से लगा के 1989 तक, इसमें मास्को बोन समझौता हुआ 1970 के अंदर, बर्लिन समझौता हुआ 1971 के अंदर, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में समझौता होता है 1972 के अंदर और कोरिया का जो समझौता होता है वो 1972 में होता है, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। और मास्को शिखर वार्ता होती है 22 मई से लगा के 29 मई 1972 में होती है। इसके अंदर जो 29 मई को 1972 को जो मास्को शिखर वार्ता हुई उसमें बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई, बहुत बातों पर बल दिया गया, जिसमें आणविक आयुधों को, जो आणविक शस्त्र थे उसको सीमित करने पर बल दिया, व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने पर बल दिया, समुद्री मामलों के संबंध में समझौता हुआ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग में समझौता हुआ, अंतरिक्ष में सहयोग हुआ और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सहयोग की बात कही गई। छठा,
जो सक्रिय काल था उसमें सामरिक शस्त्र परिशमन समझौता हुआ सबसे बड़ा, जिसको हम साल्ट समझौता भी कहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने सोवियत संघ की यात्रा की 1972 में, और 26 मई 1972 को सामरिक शस्त्र परिशमन संधि, जिसको साल्ट फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, उस पर समझौता होता है। दूसरा, सोवियत संघ अमेरिका आर्थिक सहयोग पे बल दिया गया। रूस ने, सोवियत संघ ने, अमेरिका ने रूस अमेरिकी आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों ने एक दूसरे को MFN का दर्जा भी, मोस्ट फेवर्ड नेशन का भी दर्जा प्रदान किया। ब्रेजनेव की अमेरिका यात्रा हुई 1973 में। इसके अलावा पहला और दूसरा यूरोपियन सुरक्षा सम्मेलन होता है 1973 में हेलसिंकी के अंदर, और इसके अलावा व्लादिवोस्तोक शिखर सम्मेलन होता है 1974 में। अपोलो सोयुज का अंतरिक्ष में मिलन होता है, दोनों देशों के जो अंतरिक्ष यान थे उनका वहाँ पे मिलन होता है अंतरिक्ष में। तीसरा यूरोपीय सम्मेलन होता है 1977 में, और लास्ट में जो साल्ट सेकंड जो समझौता होता है, जो पहला तो 1972 में हुआ था और दूसरा 1977 में समाप्त हुआ, और 1979 में दोनों देशों ने साल्ट सेकंड जो परिसीमन, जो सामरिक हथियारों के परिसीमन पर समझौता होता है 1979 के अंदर। अब हम ये सब चीज़ें, जो निष्क्रिय काल भी था दितांत का और एक सक्रिय काल था, उसका भी हमने आपको विस्तार से बताया। तो आज के वीडियो में हमने तनाव शिथिलता के बारे में आप लोगों से विस्तार से चर्चा की है। उसके लिए धन्यवाद।